हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ब्रिलियंट माइंड्स। तो आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th फाइनेंशियल मार्केट मैनेजमेंट का चैप्टर नंबर 8 मिसलेनियस का पार्ट 2 बना रहे हैं। और इस वीडियो में हम क्या करेंगे, अपने पूरे चैप्टर को हम कंप्लीट कर देंगे। तो यहाँ पे इस चैप्टर में हमें कहाँ से स्टार्ट करना है, इस चैप्टर में हमें स्टार्ट करना है व्हाट इज बाय बैक ऑफ शेयर्स। तो इससे पहले वाले जो टॉपिक है, हम अपने पार्ट 1 वाली जो वीडियो है उसमें कंटिन्यू कर चुकी हूँ, कवर हो गए हैं वो सारे टॉपिक। इस वीडियो में हम यहाँ से शुरुआत करेंगे। और जो चैप्टर 8 के नोट्स हैं वो भी कंप्लीट हो गए हैं, लेकिन वो मैं चैप्टर अपलोड करने के 2-3 दिन के बाद अपलोड करूंगी, क्योंकि आप पहले चैप्टर पढ़ लेना, समझ लेना, उसके बाद आप नोट्स को चेक कर सकते हैं। तो अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। तो यहाँ दिया है व्हाट इज बाय बैक ऑफ शेयर्स। तो बाय बैक ऑफ शेयर्स का मतलब क्या होता है, तो वो हम यहाँ पे समझेंगे। A buyback can be seen as a method for company to invest in itself by buying shares from other investor in the market. Buyback reduce the number of share outstanding in the market. Buyback is done by the company with the purpose to improve the liquidity in its share and enhance the shareholders' wealth. तो अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं क्या दिया है, बाय बैक ऑफ शेयर्स का मतलब होता है बाय यानी कि खरीदना और बैक यानी कि वापस खरीदना। अभी वापस क्या खरीदना है हमें, शेयर्स। कौन से शेयर्स, जो कंपनी हमें क्या करती है, जो कंपनी अपने इन्वेस्टर्स को शेयर अलॉट करती है। एक टाइम के बाद क्या होता है, अगर कंपनी वो शेयर्स वापस लेती है तो उन्हें हम बोल लेते हैं बाय बैक ऑफ शेयर्स। अभी ये बाय बैक ऑफ शेयर्स क्या होता है कि जैसे अगर एक कंपनी में 10 शेयर्स हैं और 10 इन्वेस्टर्स ने उस कंपनी में शेयर्स खरीद रखे हैं, लेकिन अगर कंपनी चाहती है कि उन 10 शेयर में से वो 5 शेयर वापस, अब उसके पास पैसा आ गया और वो 5 शेयर जो है वो अपने वापस लेना चाहती है, तो वो 5 शेयर बायबैक कर सकती है इन्वेस्टर से। तो बायबैक रिड्यूस द नंबर ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग। तो अभी मैंने जैसे बताया कि पहले टोटल 10 शेयर होल्डर्स थे। अब अगर कंपनी वापस से अपने 5 शेयर्स ले लेगी तो उससे क्या होगा कि अब कितने बचे, 5 शेयर होल्डर्स बचे। तो बायबैक रिड्यूस द नंबर, ये पेन क्यों नहीं चल रहा, बायबैक रिड्यूस द नंबर ऑफ शेयर आउटस्टैंडिंग इन द मार्केट। अब बायबैक क्यों करती है कंपनी, बायबैक कंपनी इसलिए करती है क्योंकि जैसे अगर हमें अगर हमारी टोटल एक कंपनी है, टोटल उसमें अगर 10 शेयर होल्डर्स हैं, तो अगर जितने ज़्यादा शेयर होल्डर्स होंगे तो जो डिविडेंड आएगा वो उतने लोगों में बढ़ता जाएगा। लेकिन अगर हमारे कम शेयर होल्डर्स होंगे तो जो थोड़े बहुत शेयर होल्डर्स हैं उनमें क्या होगी, ज़्यादा वेल्थ है, यानी कि ज़्यादा पैसा हम उनमें डिवाइड कर सकते हैं। अगर टोटल कमाई होती है कंपनी की 100 रुपये और 10 शेयर होल्डर्स हैं तो हर किसी को 10-10 रुपये मिलेंगे। लेकिन अगर 10 ना होकर सिर्फ 2 ही शेयर होल्डर्स होते हैं तो क्या होता है, 100 रुपये में से 50-50 क्या जाता है, शेयर होल्डर्स को मिल जाता है। तो इसलिए जो शेयर होल्डर्स हैं उनकी वेल्थ को मेंटेन करने के लिए कंपनी क्या करती है, शेयर्स को बायबैक करती है। और नंबर ऑफ शेयर्स को कम करने के लिए भी क्या करती है, कंपनी शेयर बायबैक करती है। अब अंडर द सेबी बायबैक ऑफ सिक्योरिटी रेगुलेशन 1998 अ कंपनी इज परमिटेड टू बाय बैक इट्स शेयर फ्रॉम। अब जो कंपनी है वो किस किस इन्वेस्टर से अपने शेयर्स को बायबैक कर सकती है। यहाँ पे 3 यहाँ पे हमें पॉइंट दे रखे हैं। पहला दिया है एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर ऑन अ प्रोपोर्शनल बेसिस थ्रू द ऑफर डॉक्यूमेंट, यानी कि जो हमारे एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं कंपनी में, उनसे क्या कर सकती है कंपनी, अपने शेयर्स को बायबैक कर सकती है। ओपन मार्केट थ्रू स्टॉक एक्सचेंज यूजिंग बुक बिल्डिंग प्रोसेस। अब जो इन्वेस्टर हमारे बुक बिल्डिंग प्रोसेस यूज करके ओपन मार्केट से जिन्होंने हमारे स्टॉक्स और शेयर्स खरीदे हैं, उनसे हम क्या कर सकते हैं, अपने बायबैक ऑफ शेयर्स ले सकते हैं। और शेयर होल्डर्स होल्डिंग ऑड लॉट शेयर्स, और उन शेयर होल्डर्स ने जिन्होंने कंपनी के ऑड लॉट शेयर्स खरीद रखे हैं, उनसे हम क्या कर सकते हैं, बायबैक ऑफ शेयर्स कर सकते हैं। अब ऑड लॉट शेयर्स क्या होता है, ऑड लॉट शेयर्स हमारा एक बहुत ही अलग टॉपिक है। ये जब हम ऑड लॉट मार्केट पढ़ेंगे तो उसमें ये आएगा, ये अभी आपके सिलेबस में नहीं है। तो आप समझ लो कि ऑड लॉट शेयर क्या है, एक स्पेसिफिक चीज़ है, एक स्पेसिफिक शेयर का नाम है जिसमें इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट करते हैं। ये अभी हमारे 10th के सिलेबस में नहीं है, हम अपने आगे क्लासेस में पढ़ेंगे। तो ये अभी आप नहीं समझ पाएंगे तो इसलिए अभी से होल्ड पे रखिए। तो ये हो गया हमारा। अभी यहाँ देख लेते हैं, द कंपनी हैज़ टू डिस्क्लोज द प्री एंड पोस्ट बायबैक होल्डिंग टू द प्रमोटर to ensure completion of the buyback process speedily. The regulation have stipulated time limit for each step. For example, in case of purchase through stock exchange, an offer for the buyback should not remain open for more than 30 days. अब यहाँ पे क्या दे रखा है कि अगर कोई कंपनी जो है वो बायबैक ऑफ शेयर कर रही है तो उसे क्या करना पड़ेगा, अपनी ये जो बात है ये अपने होल्डर्स को बतानी पड़ेगी कि वो अपने शेयर होल्डर्स को वो अपने शेयर्स को कब बायबैक करेगी, कब नहीं करेगी। तो ये बातें क्या है, उन्हें डिस्क्लोज करनी पड़ती हैं। और ये जो हमारा जो प्रोसेस है ये सही टाइम पे और
जल्दी हो जाए इसके लिए क्या कर रखा है, इसके लिए कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस जो हैं वो बना रखे हैं। जैसे कि अगर हम क्या करना है, अगर हम बायबैक ऑफ शेयर्स करने वाले हैं तो वो 30 दिन से ज़्यादा के लिए, मोर देन 30 डेज के लिए ओपन नहीं रह सकते। यानी कि 30 दिन के अंदर अंदर, 30 डेज के अंदर अंदर हमें क्या करना पड़ेगा, अगर कोई कंपनी शेयर्स को बायबैक करना चाहती है तो वो 30 दिन के अंदर कर सकती है अनाउंस करने के बाद, लेकिन 30 दिन के बाद वो नहीं कर सकती। और वेरिफिकेशन ऑफ शेयर रिसीव्ड इन बायबैक हैज़ टू बी कंप्लीटेड विद इन 15 डेज ऑफ क्लोजर ऑफ द ऑफर। अभी जब आपने ये बायबैक का ऑफर निकाला है तो अभी जब 30 दिन में आपने क्या किया, अपने शेयर्स बायबैक कर लिए। अब इन 30 दिनों के बाद वो जो आपको शेयर्स बायबैक हुए हैं उन्हें वेरीफाई करना कि जो आपके शेयर्स हैं सही है नहीं है, तो वो सब, तो ये जो वेरिफिकेशन है ये अगले 15 दिन में आपको कंप्लीट करनी होती है। द पेमेंट फॉर एक्सेप्टेड सिक्योरिटी हैज़ टू बी मेड विद इन 7 days ऑफ द कंप्लीशन ऑफ वेरिफिकेशन एंड ब्रॉट बैक शेयर्स हैव टू बी एक्सटिंग्विश्ड विद इन 7 days ऑफ द पेमेंट। The payment for accepted securities हैज़ टू बी मेड विद इन 7 days ऑफ completion। यानी कि अब जो हमने बायबैक ऑफ शेयर्स करे हैं अब वो हमने फ्री में तो ले नहीं लिए। अगर एक कंपनी ने अपने शेयर्स को वापस लिया है तो उसने उस इन्वेस्टर को पैसा भी तो दिया होगा ना, तो वो जो हमने पेमेंट करी है वो अगले 7 दिनों में क्या है, कंप्लीट हो जानी चाहिए वेरिफिकेशन के, सॉरी बस ये यहीं तक है, 7 days ऑफ द कंप्लीशन ऑफ वेरिफिकेशन। यानी कि जब हम वेरीफाई कर देंगे कि शेयर हमारा सही है तो उसके 7 दिन के बाद जो है वो हम पेमेंट कर सकते हैं। अभी ये हमारा कंप्लीट हो गया। आई होप आपको बायबैक ऑफ शेयर्स अच्छे से समझ में आएगा। बायबैक ऑफ शेयर क्या होता है, जब एक कंपनी अपने इन्वेस्टर से अपने शेयर्स को वापस ले लेती है। क्यों? ताकि वो जो है वो नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स को रिड्यूस कर सके और जो बाकी के बचे शेयर होल्डर्स हैं उनको, उनकी वेल्थ जो है वो इंक्रीज हो सके। अभी देखो, अभी हम अपना 8.2 पे आता है इंडेक्स। इंडेक्स क्या होता है? सो व्हाट इज द निफ्टी इंडेक्स? इंडेक्स मींस निफ्टी इंडेक्स, यहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं। तो CNX निफ्टी इज साइंटिफिकली डेवलप्ड 50 स्टॉक इंडेक्स रिफ्लेक्टिंग एक्यूरेटली द मार्केट मूवमेंट ऑफ द इंडियन मार्केट। इट comprise of some of the largest and most liquid stock traded on the NSE. It is maintained by Indian Index Service and Product Limited (IISL), which is a group company of NSE. Nifty is a barometer of Indian market. अभी यहाँ देखो, ये निफ्टी क्या है? निफ्टी एक साइंटिफिकली डेवलप 50 स्टॉक का इंडेक्स है जो क्या रिफ्लेक्ट करता है, जो ये दिखाता है कि इंडियन मार्केट में मूवमेंट कैसी चल रही है, क्या अप जा रहा है, क्या डाउन जा रहा है। तो वो सब जो चीज़ें हैं ये हमारा निफ्टी इंडेक्स बताता है। निफ्टी इंडेक्स में क्या होता है, जो सबसे ज़्यादा डेवलप 50 इंडेक्स हैं, 50 स्टॉक इंडेक्स हैं, वो हमारे निफ्टी इंडेक्स में हमें दिखाए जाते हैं। सबसे ज़्यादा डेवलप जो 50 स्टॉक इंडेक्स हैं वो निफ्टी इंडेक्स में होते हैं। और इससे क्या रिफ्लेक्ट होता है कि इंडियन मार्केट में जो हमारी मूवमेंट है कि अप जा रही है मार्केट या डाउन जा रही है, तो वो जो मूवमेंट है ये हमारा निफ्टी इंडेक्स हमें रिफ्लेक्ट करता है। और क्या है, इसमें जो ये 50 स्टॉक्स है ना, ये सबसे बड़े और मोस्ट लिक्विड स्टॉक्स होते हैं जो NSE में ट्रेड किए जाते हैं। यानी कि सबसे बड़े वाले स्टॉक, अब बड़े ऐसे नहीं कि लेंथ में बड़े हैं कि 50 मीटर या 60 मीटर, ऐसे नहीं, जो एक लार्जेस्ट क्वांटिटी होती है ना वैसे उस टाइप में। तो जैसे अब हम बड़ी कंपनी छोटी कंपनी हम समझते हैं ना कि बड़ी कंपनी क्या है, बड़ी कंपनी वो है जो ज़्यादा प्रॉफिट कमा रही है, जिसका ज़्यादा बड़ा नाम है। तो वैसे ही एक लार्जेस्ट और मोस्ट लिक्विड, यानी कि जो कैश में लिक्विड आप समझते हैं ना, लिक्विडिटी, तो वो तो जो लार्जेस्ट और मोस्ट लिक्विड स्टॉक्स एक्सचेंज है वो हमारे NSE में ट्रेड होते हैं। अभी NSE को मेंटेन कौन करता है? इंडियन इंडेक्स सर्विस एंड प्रोडक्ट लिमिटेड (IISL). ठीक है, तो ये आपको अच्छे से याद रखना है कि NSE निफ्टी इंडेक्स को कौन करता है मेंटेन? इंडियन इंडेक्स सर्विस एंड प्रोडक्ट लिमिटेड। और जो है निफ्टी क्या है? निफ्टी एक इंडियन मार्केट का बैरोमीटर है। ओके, तो ये आपको कुछ पॉइंट यहाँ पे याद रखने हैं। अभी हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। देखो, तो यहाँ पे हमें क्या दे रखा है? 8.3। तो यहाँ देख लेते हैं, यहाँ हमें दे रखा है क्लियरिंग एंड सेटलमेंट एंड रिड्रेसल। तो यहाँ देख लेते हैं, यहाँ हमें क्या पढ़ना है? अभी हमें पढ़ना है व्हाट इज क्लियरिंग कॉर्पोरेशन। तो कॉर्पोरेशन तो हम समझ ही गए थे, कॉर्पोरेशन, तो ये सब क्या होती है? कंपनियां होती हैं। अभी देखो, क्लियरिंग कॉर्पोरेशन इज अ पार्ट ऑफ एक्सचेंज। एक्सचेंज क्या? हमारा स्टॉक एक्सचेंज। अब जहाँ भी एक्सचेंज आएगा उसका मतलब होता है स्टॉक एक्सचेंज। एक्सचेंज मतलब अदला बदली नहीं, स्टॉक एक्सचेंज की बात हो रही है। तो अ क्लियरिंग कॉर्पोरेशन इज अ पार्ट ऑफ एक्सचेंज और अ सेपरेट एंटिटी एंड परफॉर्म 3 मेन फंक्शंस। इसके क्लियरिंग कॉर्पोरेशन के 3 मेन फंक्शन होते हैं। अभी क्लियरिंग कॉर्पोरेट है क्या, वो मैं आपको समझाती हूँ। क्लियरिंग कॉर्पोरेट एक, हम कह सकते हैं, एक एक्सचेंज का, स्टॉक एक्सचेंज का ही एक पार्ट है, स्टॉक एक्सचेंज का ही हिस्सा है, जो क्या करता है? 3
फंक्शंस को परफॉर्म करता है। इन 3 फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए हम क्लियरिंग कॉर्पोरेट का यूज करते हैं। इट क्लियर्स, अब देखो ये इसका पहला पॉइंट है, it clears and settle all transaction that is completed the process of receiving and delivering share fund to buyer and seller in the market। अभी यहाँ से यहाँ तक ये इसका पहला पॉइंट है कि जो क्लियरिंग कॉर्पोरेट है, क्लियरिंग कॉर्पोरेशन ये क्या करता है, जो भी ट्रांजैक्शंस हैं उन्हें क्लियर करता है और सेटल करता है। यानी कि आज इस बायर को, इस सेलर को, ये बायर जो है वो क्या करेगा, इस वाले सेलर से अपनी ये सिक्योरिटी को खरीदेगा और जो बायर है वो फंड जो है इस सेलर को देगा। तो ये जो हमारी ट्रांजैक्शन हो रही हैं ये सही तरीके से हो और अच्छे से हो, सही तरीके से हो, तो ये क्लियर करता है। अगर कोई परेशानी आ रही है तो उसे सॉल्व करेगा और सेटल करता है लोगों के बीच में ट्रांजैक्शन को। अभी देखो डिलीवरिंग ऑफ शेयर्स, यानी कि जो सेलर है, जो बेच रहा है, वो क्या बेचेगा, शेयर्स, सिक्योरिटीज, इन सबको बेचेगा। तो डिलीवर कराता है शेयर्स को, और जो बायर है वो क्या करेगा, जो खरीदने वाला है वो क्या करेगा, पैसा देगा। यानी कि फंड जो है वो डिलीवर होता है, कोई शेयर डिलीवर करता है, कोई फंड डिलीवर करता है। तो ये सारे जो प्रोसेस है इसमें कौन हेल्प करता है, क्लियरिंग कॉर्पोरेशन। तो अब देखो सेकेंड पॉइंट हमारा यहाँ से है ये, It provide financial guarantee for all transaction executed on the exchange and provide risk। अभी देखो ये बस यहीं तक है, एक्सचेंज। इट प्रोवाइड फाइनेंशियल गारंटी फॉर ऑल ट्रांजेक्शन एग्जीक्यूटेड ऑन द एक्सचेंज। अभी देखो जो भी हम एक्सचेंज करेंगे, जो भी ट्रांजेक्शन हम करेंगे, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, पैसे से रिलेटेड जो भी हमारी ट्रांजेक्शन्स होंगी, उसकी गारंटी कौन प्रोवाइड कराता है, हमें क्लियरिंग कॉर्पोरेट। हमें इस यहाँ पे जो बायर और सेलर के बीच में जो गारंटी है, इसकी फाइनेंशियल गारंटी कौन प्रोवाइड कराता है, ट्रांजेक्शन के थ्रू इन एक्सचेंज, इन स्टॉक एक्सचेंज। तो कौन प्रोवाइड कराता है वो गारंटी, क्लियरिंग कॉर्पोरेट। अभी देखो अभी इसका तीसरा और लास्ट पॉइंट क्या है, प्रोवाइड रिस्क मैनेजमेंट फंक्शन नेशनल सिक्योरिटी, ये याद करना पड़ेगा, नेशनल सिक्योरिटी क्लियरिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड NSCCL, 100% subsidiary of NSC, perform the role of clearing corporation for transaction executed on the NSC। अभी ये क्या करता है, रिस्क मैनेजमेंट फंक्शन भी प्रोवाइड करता है। यानी कि अगर कोई रिस्क है, रिस्क रिलेटेड कोई भी परेशानी आती है, तो उस रिस्क को सॉल्व कैसे करना है या उस रिस्क को कम कैसे करना है, तो इसमें भी कौन हमारी हेल्प करता है, इसमें हमारी हेल्प करता है क्लियरिंग कॉर्पोरेशन। और जो है नेशनल सिक्योरिटी क्लियरिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड NSCCL है, वो क्या है, 100% सब्सिडरी है ऑफ NSC की। यानी कि ये क्या करती है, NSC में जो 100% मतलब हम जिसका नाम ले सकते हैं कि ये हमारी हेल्प करेगा इन सारी चीज़ों में, तो वो कौन है, वो है हमारा क्लियरिंग कॉर्पोरेशन। यानी कि ये जो 3 पॉइंट है, इनमें कौन हमारी हेल्प करता है ट्रांजैक्शंस को क्लियर और सेटल कराने में, क्लियरिंग कॉर्पोरेशन। फाइनेंशियल गारंटी प्रोवाइड कराने में, क्लियरिंग कॉर्पोरेशन। रिस्क मैनेजमेंट फंक्शंस करने में, क्लियरिंग कॉर्पोरेशन। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया क्लियरिंग कॉर्पोरेशन। आई होप आपको अच्छे से समझ में आएगा कि क्लियरिंग कॉर्पोरेशन क्या होता है। अभी हम आगे चलते हैं, आगे हमें क्या दे रखा है ये देख लेते हैं। यहाँ हमें दे रखा है व्हाट इज रोलिंग सेटलमेंट। रोलिंग सेटलमेंट क्या होता है, तो अंडर रोलिंग सेटलमेंट ऑल ओपन पोजीशन एट द एंड ऑफ द डे मैंडेटरीली रिजल्ट इन पेमेंट डिलीवरी एंड डेज लेटर। अभी ओपन पोजीशन और एंड डेज लेटर क्या है ये मैं आपको समझाती हूँ। तो अंडर रोलिंग सेटलमेंट, ये क्या है, एक सेटलमेंट का नाम है रोलिंग सेटलमेंट, जिसमें क्या होती है, ओपन पोजीशन यानी कि खुली हुई पोजीशन। अभी खुली हुई पोजीशन से आपको समझ में नहीं आया तो मैं समझा देती हूँ कि अगर आपने क्या करा, आप इन्वेस्टर हो, आप इन्वेस्टर हो, ठीक है, आपने आज एक शेयर या सिक्योरिटी खरीदी। अभी आपने वो सिक्योरिटी के लिए पैसे दे दिए, लेकिन वो अभी तक आपके नाम पे फाइल नहीं हुई है या आपको अभी तक मिली नहीं है। तो आपने दे तो दिए पैसे, लेकिन वो आपको मिली नहीं है, मतलब वो पोजीशन क्या है, अभी भी ओपन है। तो वो हो जाती है हमारी ओपन पोजीशन। जैसे कि आज आपने यहाँ पे आपको एक सामान खरीदना था, तो आपने उसके पैसे दे दिए, और वो जैसे आप ऑनलाइन करते हो ना, शॉपिंग करते हो, जैसे अमेजोन से आज आपने यहाँ पे आपको एक प्रोडक्ट चाहिए था, कोई मेकअप प्रोडक्ट चाहिए था, आपने उसकी ऑनलाइन पेमेंट कर दी, लेकिन आएगा वो 2 दिन बाद या 1 दिन बाद। तो आपने पेमेंट तो कर दी, लेकिन वो अभी तक आपको मिला नहीं है, तो वो अभी क्या है, ओपन पोजीशन में है। ओपन पोजीशन सीधा ये है कि आपने पेमेंट कर दी है, लेकिन अभी आपको मिली नहीं है, तो वो होता है हमारा ओपन पोजीशन। अभी यहाँ पे क्या दे रखा है कि रोलिंग सेटलमेंट के अंदर जितनी भी हमारी ओपन पोजीशन है, वो एट द एंड ऑफ द डे क्या है, वो एंड डेज पे हमें डिलीवर हो जाती हैं। एंड डेज क्या है यहाँ पे, एंड डेज मतलब कि आपने, अभी उसके लिए आपको थोड़ा सा आगे समझना पड़ेगा। ये वाली लाइन देखो, करंटली
ट्रेड्स इन रोलिंग सेटलमेंट आर सेटल्ड ऑन T+2 बेसिस वेयर T इज ट्रेड डे। यानी कि अभी यहाँ पे जो एंड डेज है, यहाँ का इसका मतलब है कि आपको इस दिन पे हम आपकी जो सिक्योरिटीज है उन्हें डिलीवर कर देंगे। मतलब कि अगर आज इन्वेस्टर हो, आपने खरीदी एक सिक्योरिटी, अब कब खरीदी, आपने खरीदी समझ लो मंडे को, ठीक है। अभी मंडे को आपने खरीद ली, लेकिन अभी आपको मिली नहीं है, तो समझ लो आपने मंडे को खरीद ली पर अभी आपको मिली नहीं है। लेकिन रोलिंग सेटलमेंट में आपको कब मिलेगी आपकी सिक्योरिटी, T+2 बेसिस पे, यानी कि जो हमारे डेज हैं उसके 2 दिन बाद। तो डे क्या था हमारा, ये हो गया हमारा T, ट्रेड डे, इस दिन आपने T मतलब ट्रेड डे, इस दिन आपने खरीदा, इस दिन आपने ट्रेड करी, तो ट्रेड डे हो गया हमारा मंडे। अब +2 यानी कि मंडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे आपको अब कब मिल जाएगा, आपका सामान मिल जाएगा, आपकी सिक्योरिटी मिल जाएगी वेडनेसडे को। ओके, आई होप आपके लिए यह समझना आसान होगा कि T+2 क्या होता है। तो रोलिंग सेटलमेंट में जो हमारी ओपन पोजीशन है वो क्या होती है, हमें T+2 के बेसिस पे हमें मिल जाती है। अगर कोई इन्वेस्टर मंडे को खरीद रहा है तो वेडनेसडे को उसे उसकी जो सिक्योरिटी है वो उसे हम प्रोवाइड कर देंगे। अभी जो हमारा आगे का है उसे हम देख लेते हैं। तो अभी हम देख लेते हैं व्हाट इज पे इन एंड पे आउट। तो देखो हमने ऊपर तो देख लिया था ना कि T+2 डे हमारा क्या होता है, तो वो हमें यहाँ पे सेम बात दे रखी है, उसे पढ़ने की जरूरत नहीं है। अभी देख लेते हैं व्हाट इज पे इन एंड पे आउट। तो पे इन डे इज द डे, अभी आपको समझने की जरूरत है, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, तो दोबारा देखने से, पे इन डे इज द डे व्हेन सिक्योरिटी सोल्ड आर डिलीवर्ड टू द एक्सचेंज बाय द सेलर and the funds for the security purchase are made available to the exchange by the buyers। तो पे इन डे का मतलब क्या होता है, पे इन डे का मतलब होता है जब हम कोई एक सिक्योरिटी को क्या करते हैं, बेचते हैं। सोल्ड मीन्स बेचना। तो अगर जो हमारा इन्वेस्टर होता है, अब वो एक सिक्योरिटी खरीदेगा तो किससे खरीदेगा, जो उसे बेचेगा। तो अगर इन्वेस्टर यहाँ पे समझ लो हमारा बायर है, ठीक है, तो बायर, और यहाँ पे ले लेते हैं हम अपना सेलर, तो सेलर। तो अब जिस दिन सेलर क्या करता है, अपनी सिक्योरिटी को सोल्ड करता है, ठीक है, तो सिक्योरिटी को उसने क्या किया, सोल्ड किया, तो उस दिन को हम बोलेंगे पे इन डे। यानी कि वो दिन जिस दिन हम क्या करते हैं, अपनी सिक्योरिटीज को सोल्ड करते हैं, तो वो होता है हमारा पे इन डे। अभी यहाँ दे रखा है पे आउट डे इज द डे ऑफ द सिक्योरिटी परचेज्ड एंड डिलीवर्ड बाय द बायर। देखो, परचेज एंड डिलीवर्ड बाय द बायर एंड द फंड फॉर द सिक्योरिटी सोल्ड आर गिवन टू द सेलर बाय द एक्सचेंज। यानी कि अब पे आउट डे पे क्या होता है, उल्टा होता है। पे इन डे पे सेलर ने अपनी सिक्योरिटी को सोल्ड किया था, ठीक है, तो वो हुआ पे इन डे। पे आउट डे पे जो इन्वेस्टर है यानी कि जो बायर है वो क्या करता है, पेमेंट करता है। तो वो परचेज कर रहा है यानी कि खरीद रहा है, तो खरीदेगा कैसे, पेमेंट करेगा। तो जिस दिन हम क्या करते हैं, जिस दिन जो बायर है वो जो अपनी सिक्योरिटी है उसे परचेज करता है, किससे, सेलर से, ठीक है। तो पे इन डे पे सेलर ने अपनी सिक्योरिटी को बेचा था और पे आउट डे पे बायर ने उसे खरीदा। यानी कि पे आउट डे पे जो बायर है उसने पैसे सेलर को दे दिए और पे इन डे पे जो सेलर है उसने अपनी सिक्योरिटी इन्वेस्टर को दे दी। तो एट प्रेजेंट द पे इन एंड पे आउट हैपन्स ऑन द सेकंड वर्किंग डे आफ्टर द ट्रेड इज एग्जीक्यूटेड ऑन द स्टॉक एक्सचेंज। अभी ये जो हमारा पे इन और पे आउट है ये कौन से दिन पे होता है, सेकंड वर्किंग डे पे, यानी कि जो हमारा ट्रेड डे है वो +2 डे और, तो वो हम समझ चुके हैं पहले। तो इस तरह से जो है हमारा जो है ये ट्रेड स्टॉक एक्सचेंज में काम करता है। व्हाट इज ऑक्शन भी हम देख ही लेते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं व्हाट इज एन ऑक्शन। ऑन अकाउंट ऑफ नॉन डिलीवरी ऑफ सिक्योरिटी बाय द ट्रेडिंग मेंबर ऑफ द पे इन डे the securities are put up for the auction by the exchange. This ensures that the buying trading members receive the security the exchange purchase the requisite quantity in auction market or gives them and give them to the buying trading member. ऑक्शन क्या होता है, ऑक्शन जहाँ पे हम बोलियां लगाते हैं तो वो हमारा ऑक्शन होता है। तो अब देखो, ऑन अकाउंट ऑफ नॉन डिलीवरी ऑफ सिक्योरिटी बाय द ट्रेडिंग मेंबर, यानी कि पे इन डे पे अगर हमारी, पे इन डे क्या होता है, जिस दिन हम सिक्योरिटीज को सोल्ड करते हैं, यानी कि हमने सिक्योरिटीज का क्या किया, ट्रेड किया, यानी कि सिक्योरिटीज को बेचा। तो अगर एक ट्रेडिंग मेंबर ने पे इन डे पर अपनी जो सिक्योरिटी है उसे डिलीवर नहीं किया तो जो है क्या होगा, तो जो स्टॉक एक्सचेंज है वो उसे पुट अप कर देगा ऑक्शन के लिए। उस सिक्योरिटी को वो क्या करेगा, एक्सचेंज, स्टॉक एक्सचेंज उसे ऑक्शन में लगा देगा। और इससे क्या होगा, अगर ट्रेडिंग मेंबर किसी वजह से नहीं दे पा रहा है अपने
अपने इन्वेस्टर को, तो वो क्या होगा, ऑक्शन में लगने के बाद जो बायर है वो उसे खरीद लेगा। तो इससे क्या होता है, दिस इंश्योर दैट द बाइंग ट्रेडिंग मेंबर, यानी कि जो खरीदने वाला मेंबर है उसे वो सिक्योरिटी मिल जाए। अगर ट्रेडिंग मेंबर ने पे इन डे पर अपनी सिक्योरिटी को डिलीवर नहीं किया तो क्या करेगा, एक्सचेंज उसे, स्टॉक एक्सचेंज उसे ऑक्शन में पुट कर देगा, और ऑक्शन में पुट करने के बाद क्या होगा, जो बाइंग ट्रेडिंग मेंबर है जिसे वो सिक्योरिटी चाहिए, जिसे वो सिक्योरिटी खरीदनी है, बाय करनी है, तो वो क्या करेगा, उस सिक्योरिटी को रिसीव कर लेगा। इससे क्या होता है, इससे जो है द एक्सचेंज परचेज द रिक्विसाइड क्वांटिटी इन ऑक्शन मार्केट एंड गिव देम द बाइंग ट्रेडिंग मेंबर, यानी कि अगर वो ट्रेडिंग मेंबर नहीं दे रहा है और उसने कहा था कि वो देगा पे इन डे पे, तो एक्सचेंज क्या करता है, उसके बिहाफ पे जो है बाइंग ट्रेडिंग मेंबर को सिक्योरिटी प्रोवाइड करा देता है। तो ये भी हमारा कंप्लीट हो गया। अभी हम अपना देख लेते हैं व्हाट इज बुक क्लोजर रिकॉर्ड डेट। अभी हमारा ज़्यादा नहीं बचा है, थोड़ा सा ही चैप्टर बचा है और जल्दी जल्दी हम इसे कवर कर लेंगे। तो बुक क्लोजर एंड रिकॉर्ड डेट हेल्प अ कंपनी डिटरमाइन एग्जैक्टली द शेयर होल्डर ऑफ अ कंपनी। तो बुक क्लोजर एंड रिकॉर्ड डेट हेल्प कंपनी डिटरमाइन द एग्जैक्टली द शेयर होल्डर ऑफ अ कंपनी एज ऑन अ गिवन डेट, यानी कि बुक क्लोजर और रिकॉर्ड डेट पे क्या होता है, इससे जो है कंपनी को हेल्प मिलती है कि उसकी कंपनी में एग्जैक्टली कितने शेयर होल्डर हैं उस रिकॉर्ड डेट के मुताबिक। तो अभी वो हम समझेंगे, थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं फिर मैं आपको अच्छे समझाऊंगी। बुक क्लोजर रेफर टू द क्लोजिंग ऑफ द रजिस्टर ऑफ द नेम ऑफ इन्वेस्टर इन द रिकॉर्ड ऑफ अ कंपनी अनाउंस बुक क्लोजर डेट फ्रॉम टाइम टू टाइम। द बेनिफिट देखो, the benefit of dividend bonus issue right issue occur to investor whom name appeared on the company's record as on a date which is known as the record date and is declared in advance by the company, so that the buyer have enough time to buy the share, get them registered in the book of the company and become entitled for the benefits such as bonus, right, dividend, etc. With the depository now in place, the buyer need not send share physically to companies for registration. This is taken care of by the depository since they have the record of investor holding as on a particular date electronically with them. अभी देखो इतना बड़ा हमने पैराग्राफ पढ़ डाला, समझ में कुछ नहीं आया, कोई बात नहीं, हम समझ लेंगे। देखो, बुक क्लोजर और रिकॉर्ड डेट का मतलब होता है कि एक पर्टिकुलर डेट जो है वो कंपनी अनाउंस करती है। उस दिन क्या होता है कि उसने वो डेट अनाउंस करी, तो उस डेट के हिसाब से कंपनी की लिस्ट में कितने शेयर होल्डर्स हैं, उन शेयर होल्डर्स को क्या मिलता है, उन शेयर होल्डर्स को बेनिफिट मिलता है। डिविडेंड यानी कि उनका जो अर्निंग हुई है, जो प्रॉफिट हुआ है वो उन्हें मिलेगा, रिटर्न मिलेगा, बोनस इशू मिलेंगे या राइट इशू मिलेंगे, ठीक है। रिकॉर्ड डेट जब हमारी अनाउंस होती है तो उस दिन उस लिस्ट में, कंपनी की लिस्ट में कितने शेयर होल्डर्स का नाम है, उसके बेसिस पे आपको क्या मिलेगा, बेनिफिट मिलते हैं। अभी आप सोचोगे कि अगर कंपनी में 10 इन्वेस्टर हैं, 10 में से 9 का ही नाम आया, तो एक का नाम अगर नहीं आया तो क्या उसे नहीं मिलेगा, तो नहीं, उसे ना ही बेनिफिट मिलेगा, ना ही कोई और चीज़ मिलेगी। क्यों? क्योंकि रिकॉर्ड डेट पे उस दिन उस इन्वेस्टर का नाम था ही नहीं, उस दिन उस शेयर होल्डर का नाम था ही नहीं, तो इसलिए उसे ये डिविडेंड और बेनिफिट जो है वो नहीं मिलते हैं। अभी देखो ये क्यों नहीं मिलता है, अभी मैं समझा देती हूँ अच्छे से। बुक क्लोजर डेट जो है वो हमारे T+2 से क्या है, रिलेटेड है। अभी आप अच्छे से समझ लेंगे। तो देखो, अगर एक पर्टिकुलर डेट पे कंपनी ने क्या किया, अपना बुक क्लोजर डे उसने अनाउंस कर दिया, बुक क्लोजर डेट उसने अनाउंस कर दी, तो अगर कुछ इन्वेस्टर क्या करते हैं, अगर वो सोच रहे हैं कि अरे इन्होंने तो अनाउंस कर दिया, चलो आज मैं जाके इनका इन्वेस्ट कर देता हूँ और इनसे बेनिफिट जो डिविडेंड है, मेरा शेयर होल्डर में नाम आ जाएगा, तो मैं इनसे डिविडेंड ले लूँगा और फिर अपना पैसा वापस इस कंपनी से निकाल लूँगा और बेनिफिट लेके इनका बेवकूफ़ बना के आ जाऊँगा। तो ऐसा नहीं होता है। इसलिए क्या है, ये बुक क्लोजर डेट को अनाउंस करने के बाद T+2 जो है ये हमारा नो डिलीवरी पीरियड है, इसमें हम इसे समझेंगे और ज़्यादा। तो देखो, अगर आपने कंपनी ने क्या किया, मंडे को यहाँ पे अनाउंस किया कि हम बुक क्लोजर डेट या बुक क्लोजर या डेट रिकॉर्ड डेट को अनाउंस किया मंडे को, और उससे पहले जो इन्वेस्टर हैं तो उनका तो नाम पक्का है कि लिस्ट में आएगा, शेयर होल्डर की लिस्ट में। अभी कोई इंसान क्या करता है, मंडे को ही कोई सिक्योरिटी, कोई शेयर उस कंपनी का खरीद लेता है, तो मंडे के हिसाब से 2 दिन बाद उसे मिलेगा। लेकिन मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे
तो उसे तो वेडनेसडे को मिलना चाहिए, उसका नाम तो क्या होगा, लिस्ट में कब आएगा, वेडनेसडे को आएगा। लेकिन रिकॉर्ड डेट पे हमें हमारी जो बेनिफिट है वो मिलती है। या फिर अगर सोच लो कि उसने रिकॉर्ड डेट से एक दिन पहले अगर उसने सिक्योरिटी खरीद ली, तो मंडे से पहले क्या आता है, संडे आता है। तो अगर वो क्या करता है, संडे वाले दिन कोई सिक्योरिटी खरीद लेता है, तो संडे से भी 2 दिन बाद आएगा, यानी कि संडे, मंडे, ट्यूसडे, तो उसे ट्यूसडे को मिलेगा। तो यानी कि जो हमारा रिकॉर्ड डेट होती है ना, उस दिन हम अपने इन्वेस्टर्स को, अपने शेयर होल्डर्स को बेनिफिट प्रोवाइड कराते हैं। उस दिन के बाद, अब ऐसा नहीं कि उस दिन ही किसी ने खरीद लिया तो उसे भी उस दिन मिल जाएगा बेनिफिट, नहीं, उसका नाम उस दिन उस लिस्ट में नहीं होगा। उसका नाम कब आएगा, उस लिस्ट में उसका नाम 2 दिन के बाद आएगा, क्योंकि हम T+2 के हिसाब से ट्रेडिंग करते हैं। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आएगा बुक क्लोजर और रिकॉर्ड डेट क्या होता है। नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं, आप दोबारा से मेरी वीडियो को रिपीट करके देख सकते हैं। अभी व्हाट इज अ नो डिलीवरी पीरियड आप समझ लोगे ना, तो और अच्छे से समझ में आएगा। Whenever a company announces a book closure or record date, the exchange set up a no delivery period for that security. During this period, only trading is permitted in the security. However, these trades are settled only after the no delivery period is over. This is done to ensure that investor entitlement for the corporate benefit is clearly determined. यानी कि अभी अगर आपने, जैसे मैंने कहा कि अगर आप मंडे को, कोई कंपनी है जो क्या करती है, बुक क्लोजर या रिकॉर्ड डेट अपना अनाउंस करती है, दोनों एक ही चीज़ है, बुक क्लोजर और रिकॉर्ड डेट, तो मैं अब एक ही बोलूँगी। अगर मंडे वाले दिन कोई कंपनी अपना रिकॉर्ड डेट अनाउंस करती है, तो मंडे वाले दिन अगर कोई इन्वेस्टर उसकी कंपनी के शेयर खरीदता है या मंडे के अगले दिन खरीदता है, तो उसका नाम उस रिकॉर्ड डेट, उस लिस्ट में नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि क्या पता वो इन्वेस्टर सिर्फ और सिर्फ कंपनी से प्रॉफिट लेने आया हो, बल्कि उसमें इन्वेस्ट ना करना चाहता हो, सिर्फ डिविडेंड लेके वो चला जाए। तो इसलिए इससे बचने के लिए वो क्या करते हैं, वो नो डिलीवरी पीरियड करते हैं। यानी कि आपने वो पैसा दे के कंपनी को, वो भले ही वो सिक्योरिटी खरीद लिया है, लेकिन अभी आपका नाम जो है वो हमने लिस्ट नहीं किया। जैसे हमने ओपन पोजीशन देखा था ना, कि आपने पैसा तो दे दिया लेकिन अभी आपको वो मिली नहीं है, तो वही हमारा नो डिलीवरी पीरियड में होता है। कि अगर कंपनी अपना बुक क्लोजर और रिकॉर्ड डेट को अनाउंस कर देती है, तो उसके बाद या उस दिन जो भी सिक्योरिटीज़ खरीदी जाती हैं, उसे हम डिलीवर नहीं करते हैं इन्वेस्टर को। यानी कि वो जो है वो ट्रेडिंग परमिटेड हो जाती है, लेकिन वो जो है इन्वेस्टर को मिलती नहीं है। वो कब मिलेगी उसे, जब हमारा जो नो डिलीवरी पीरियड है वो ओवर हो जाएगा। और ये कब ओवर होगा, जब हम अपने इन्वेस्टर, अपने शेयर होल्डर्स को जो बेनिफिट है वो प्रोवाइड कर देंगे। तो उसके बाद हमारा नो डिलीवरी पीरियड जब ओवर हो जाएगा, तो उसके बाद जो नए इन्वेस्टर आए हैं उन्हें हम उनकी सिक्योरिटीज़ को दे देंगे। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा नो डिलीवरी पीरियड हमारा क्यों इंपॉर्टेंट है, ताकि इन्वेस्टर सिर्फ कंपनी से बेनिफिट लेकर चले ना जाएं, इसलिए हम नो डिलीवरी पीरियड को यूज़ करते हैं। अब व्हाट इज एन एक्स डिविडेंड डेट भी देख लेते हैं। थोड़ी देर में हमारे 2-3 टॉपिक और हैं, फिर हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। द डेट ऑन और after which a security began traded without the dividend included in the price, that is buyer of the share will no longer be entitled for the dividend which has been declared recently by the company in case they buy on or after X dividend date। यानी कि जैसा कि हमने समझा अभी पहले, कि मैं ऊपर अभी बताई थी ना, कि जैसे अगर आपने, हमारी रिकॉर्ड डेट अनाउंस हो गई, रिकॉर्ड डेट वाले दिन अगर कोई इन्वेस्टर सिक्योरिटी खरीदता है या उसके बाद खरीदता है, तो उसे T+2 के बेसिस पे सिक्योरिटी उसके नाम पे आएगी, या फिर नो डिलीवरी पीरियड ओवर होने के बाद उसके नाम पे आएगी। तो यहाँ पे वही दे रखा है कि वो डेट या उस, यानी कि जो रिकॉर्ड डेट है उस दिन या रिकॉर्ड डेट के अगले दिन अगर कोई सिक्योरिटी ट्रेड करती है उस कंपनी में, तो उसका जो डिविडेंड है वो शेयर होल्डर को नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि उसे वो अभी अलॉट ही नहीं हुआ है, उसका रिकॉर्ड लिस्ट में नाम ही नहीं आया है। तो इसलिए जो डिविडेंड है वो उस इन्वेस्टर को नहीं मिलेगा जो क्या करते हैं, रिकॉर्ड डेट के दिन इन्वेस्ट करते हैं या फिर रिकॉर्ड डेट के एक दिन बाद उस सिक्योरिटीज़ को खरीदते हैं। तो आई होप आपको एक्स डिविडेंड डेट भी समझ में आया होगा। काफ़ी आसान है, ज़्यादा कुछ समझने लायक चीज़ नहीं है इसमें। अभी हम ऊपर से बस वही पढ़ते आ रहे हैं कि T+2 पे मिलेगा, T+2 पे मिलेगा। यानी कि अगर आपने मंडे को, हमारा क्या हुआ, रिकॉर्ड डेट अनाउंस हुई मंडे,
ठीक है। मंडे को अगर हमारी रिकॉर्ड डेट अनाउंस हुई, या तो आप मंडे के दिन, दैट डे, उसी दिन आप कोई सिक्योरिटी खरीदते हैं उस कंपनी की, या फिर मंडे यानी कि अगले दिन आफ्टर, यानी कि ट्यूसडे को अगर आप खरीदते हैं तो आपको वो सिक्योरिटी का डिविडेंड नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि आप तो रिकॉर्ड डेट वाले दिन उस लिस्ट में आपका नाम नहीं था, तो इसलिए आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो वो जो दिन होता है वो उसे हम बोलते हैं एक्स डिविडेंड डे। अब व्हाट इज एन एक्स डेट? अब एक्स डिविडेंड डेट और एक्स डेट दोनों क्या है? सेम ही चीज है। द फर्स्ट डे ऑफ नो डिलीवरी पीरियड इज द एक्स डेट। अभी जब हमने रिकॉर्ड डेट जब हम अनाउंस कर देते हैं, तो रिकॉर्ड डेट अनाउंस करने के बाद हमारा क्या लगता है? नो डिलीवरी पीरियड लगता है। अब नो डिलीवरी पीरियड का जो पहला दिन होता है ना, वही हमारा एक्स डेट होता है। और इसमें क्या होता है? इसमें भी वही है कि इफ देयर इज एनी कॉर्पोरेट बेनिफिट सच एज राइट, बोनस, डिविडेंड अनाउंस्ड फॉर विच बुक क्लोजर रिकॉर्ड डेट इज फिक्स्ड, द बायर ऑफ द शेयर और आफ्टर द एक्स डेट विल नॉट बी एलिजिबल फॉर द बेनिफिट्स। सेम बात है, ऊपर जैसे हमने देखा था कि अगर जो फर्स्ट डे वाले दिन, नो डिलीवरी पीरियड वाले दिन, पहले दिन, नो डिलीवरी पीरियड अनाउंस होने के पहले दिन पे अगर कोई इन्वेस्टर क्या करता है, कोई सिक्योरिटी खरीदता है उस कंपनी की, तो उसे कोई भी बेनिफिट नहीं मिलेगा। जैसे कि जो हमारे कौन कौन से बेनिफिट है, राइट इशू, बोनस इशू, डिविडेंड जो है वो पहले वाले जो शेयर होल्डर्स हैं उन्हें मिलेगा, उनको नहीं मिलेगा जिन्होंने एक दिन पहले ही आके इन्वेस्ट किया है, क्योंकि वो तो उस दिन उस लिस्ट में थे ही नहीं। तो एक्स डिविडेंड डेट और एक्स डेट दोनों सेम ही होती हैं। बाकी का बचा हुआ अपना नेक्स्ट पे से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हम हमारे 3 टॉपिक पढ़े हैं, इन्हें भी जल्दी जल्दी से हम खत्म कर लेते हैं। तो व्हाट रिसोर्सेज आर अवेलेबल टू इन्वेस्टर क्लाइंट फॉर रीड्रेसिंग हिज ग्रीवेंस, यानी कि अभी से हम समझते हैं और फिर मैं आपको बताऊंगी। यू कैन लॉज कंप्लेंट विद द इन्वेस्टर grievance IGC of the exchange against broker on certain trade dispute or non-receipt of payment security. IGC take up complaint in the respect of trade executed on the NSE through the NSE trading members or SEBI registered sub broker of NSE trading member and trades pertaining to companies traded on NSE। अभी देखो, अगर जब हम ये सब करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं और सारी चीज़ों में अपना दिमाग लगाते हैं, तो क्या होता है, कभी कभी क्या होती है ना, परेशानी हो जाती है, कभी कभी कॉन्फ्लिक्ट हो जाते हैं, डिस्प्यूट्स हो जाते हैं। तो उन सबको अगर इन्वेस्टर को कोई परेशानी है या उसे कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो उन सब की चीज़ों में हेल्प करने के लिए हम किसके पास जाएंगे? तो हम जाएंगे इन्वेस्टर ग्रीवेंस सेल के पास, IGC के पास। तो ये क्या होता है? ये IGC एक ऑर्गेनाइजेशन है जो क्या करती है, जो हमारी जो इन्वेस्टर्स हैं उनकी कंप्लेंट्स को फाइल करती है। कि अगर जैसे समझ लो कोई ब्रोकर है ना, उसने अगर कोई परेशानी खड़ी कर दी या किसी को कंप्लेंट है उसके ब्रोकर से या उसने रिसीप्ट नहीं दी पेमेंट्स और सिक्योरिटीज़ की, तो इस तरह से जो रिलेटेड जो हमारी कंप्लेंट्स हैं वो क्या करते हैं, वो हम NSE में IGC यानी कि इन्वेस्टर ग्रीवेंस सेल में हम ये कंप्लेंट्स क्या करा सकते हैं, फाइल करा सकते हैं। अगर हम NSE में के थ्रू ट्रेड कर रहे हैं तो हम IGC में अपनी कंप्लेंट्स जो है, जो इन्वेस्टर है वो अपनी कंप्लेंट्स को फाइल करा सकता है, और IGC क्या करेगी, हमारी जो प्रॉब्लम्स है, हमारी जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं उनका सॉल्यूशन हमें देगी। तो आई होप आपको समझ में आएगा इन्वेस्टर ग्रीवेंस सेल क्या है। कि अगर हमारे किसी भी इन्वेस्टर को कोई परेशानी होती है, कोई भी प्रॉब्लम होती है, कोई भी कंप्लेंट है, तो वो IGC में जाकर अपनी कंप्लेंट को फाइल करा सकता है, और क्या करेगी, IGC जो है वो उसकी उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में हेल्प करेगी, और जब तक करेगी जब तक उसकी वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो जाती। अब व्हाट इज आर्बिट्रेशन, एब्री बोल दिया था मैंने, सॉरी। व्हाट इज आर्बिट्रेशन? सो आर्बिट्रेशन इज एन ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट resolution mechanism provided by a stock exchange for resolving dispute between the trading member and their client in respect of trades done on the exchange. If no amicable settlement could be reached through the normal grievance redressal mechanism of the stock exchange, then you can make application for reference of arbitration अंडर द बाय लॉ ऑफ कंसर्न स्टॉक एक्सचेंज। अब एब्रिट्रेशन क्या नई चीज़ है भला है? तो देखो, अगर हम जो इन्वेस्टर ग्रीवेंस सेल है उसमें हमने एक कंप्लेंट फाइल कराई और हमें समझ नहीं आया कि उन्होंने क्या किया, या उनसे हमारी जो परेशानी है वो सॉल्व नहीं हुई, तो हम क्या करेंगे? तो अगर तब भी अगर ट्रेडिंग मेंबर और क्लाइंट के बीच में कोई परेशानी है, ब्रोकर, सब ब्रोकर और क्लाइंट के बीच में अगर कोई परेशानी है, कोई कॉन्फ्लिक्ट है, कोई कंप्लेंट है, और IGC जो है वो उस कंप्लेंट को सॉल्व नहीं कर पाया, तो हम क्या कर सकते हैं? तो हम नॉर्मल ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म से निकल कर
पहले हमें आईजीसी के पास ही जाना पड़ेगा। अगर वहाँ हमारी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती तो उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, एर्बिट्रेशन में आके अपनी जो एप्लीकेशन है उसे दे सकते हैं, अपनी जो कंप्लेंट है उसे फाइल करा सकते हैं। कौन से लॉ के अंदर, अंडर द बाई लॉ ऑफ कंसर्न स्टॉक एक्सचेंज, यानी कि इस लॉ के हिसाब से हम क्या कर सकते हैं, अगर हमारी प्रॉब्लम आईजीसी में सॉल्व नहीं हुई तो हम एर्बिट्रेशन में आके अपनी एप्लीकेशन जो है वो फाइल कर सकते हैं। तो ये भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब लास्ट टॉपिक है, व्हाट इज एन इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड। इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड IPF इज मेंटेन्ड बाय NSE टू मेक गुड इन्वेस्टर क्लेम विच में अराइज आउट ऑफ नॉन सेटलमेंट ऑफ ऑब्लिगेशन बाय द ट्रेडिंग मेंबर who has been declared a defaulter in respect of trades executed on the exchange. The IPF is utilized to settle claims of such investor where the trading member through whom the investor had dealt had been declared a defaulter. Payment out of the IPF may include claim arising of non-payment, non-receipt of security by the investor from the trading member who has been declared a defaulter. The maximum amount of claim payable from the IPF to the investor where the trading member through whom the investor has dealt is declared a defaulter is ₹10 lakh. ओ बेटे, इतना बड़ा पैराग्राफ पढ़ डाला, इतना बड़ा जो है टॉपिक पढ़ डाला और एक भी बार नहीं समझाया। मैडम पागल वागल हो गई हो क्या, इतना बड़ा एक ही बार में समझा दोगी? तो देखो मैं आपको एक ही बार में समझा दूंगी, समझ लेते हैं। तो देखो, इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड फुल फॉर्म आ सकती है, याद अभी कर लेना। तो IPF क्या होता है, इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड। तो अब बच्चे कहेंगे तो हमें पता है, काम की चीज समझाओ। तो इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड क्या है, इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड जो है ये NSE में सारी चीज़ों को मेंटेन करता है। मेंटेन कैसे करता है कि अगर हमारा जो इन्वेस्टर है उसने अपने उसने अपने ब्रोकर को कुछ काम दिया, ठीक है, अब उस ब्रोकर ने कर दी गड़बड़, अब उस ब्रोकर से कुछ परेशानी हो गई, अब उसने हमारा काम गलत कर दिया और हमें क्या हो गया, हमें भी कोई लॉस हमें बियर करना पड़ा। और उस जो ब्रोकर है उसने क्या करा, डिफॉल्ट किया। तो वो तो ब्रोकर की गलती थी, भला इन्वेस्टर ने क्या गलत किया था, वो तो ब्रोकर की गलती थी। तो अब यहाँ पे जो है, अब इन्वेस्टर को प्रोटेक्शन फंड जो है वो प्रोटेक्ट करता है। कैसे प्रोटेक्ट करता है कि अगर हमारे ब्रोकर ने या हमारा जो सब ब्रोकर है उसने अगर कोई डिफॉल्ट किया है तो उसके लिए जो इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड है ये अपने इन्वेस्टर को एक फंड प्रोवाइड कराता है कि अगर जो ब्रोकर है उसने कोई गलती कर दी है तो उसकी गलती को भरपाई करने के लिए, उस गलती की भरपाई करने के लिए जो इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड है वो क्या करता है, वो इन्वेस्टर्स की हेल्प करता है। कैसे हेल्प करता है कि अगर सोचो किसी इन्वेस्टर का फाइनेंशियली क्या हो गया, लॉस हो गया, तो वो क्या करेंगे, अगर उनका जितना लॉस हुआ है वो उतना ही क्लेम करेंगे। और कहाँ तक क्लेम कर सकते हैं, तो 10 लाख रुपीज़ तक जो है वो इन्वेस्टर हमारा क्लेम कर सकता है कि अगर हमारा जो इन्वेस्टर जो ब्रोकर है वो सब ब्रोकर है उसने कोई डिफॉल्ट क्रिएट कर दिया है इन्वेस्टर के लिए, तो वो इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड में जाके क्या कर सकता है, क्लेम कर सकता है कि अभी मेरा इतना नुकसान हुआ है, तो आप जितने का नुकसान हुआ है उतने का आप क्लेम कर सकते हैं और मैक्सिमम क्लेम आप 10 लाख रुपए तक का कर सकते हैं। तो यानी कि अगर आपके 10 लाख रुपए तक का नुकसान हुआ है तो इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड आपको 10 लाख रुपए तक आपको वापस दे देता है। तो इसी के साथ हमारा जो पूरा चैप्टर है वो कंप्लीट हो गया है, नोट्स भी कंप्लीट हो गए हैं। नोट्स में चैप्टर अपलोड करने के कुछ दिन के बाद अपलोड करूंगी ताकि आप पहले चैप्टर समझ लें, पूरा पढ़ लें। पढ़ने के बाद ही नोट्स को कंप्लीट करना, क्योंकि बिना पढ़े चैप्टर बिना समझे नोट्स नहीं समझ में आएंगे, नहीं अच्छे लगेंगे। तो इसलिए पहले एक बार आप चैप्टर समझना, उसके बाद आप नोट्स को देख लेना। आई होप आपको सारे टॉपिक अच्छे समझ में आएंगे। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, कमेंट करें मुझे अच्छे ताकि मैं भी थोड़ी बहुत मोटिवेट हो जाऊं। आप अपने क्लास ग्रुप में मेरी वीडियोस को सेंड करें। सो वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करें एंड सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर वीडियोस। थैंक यू फॉर वॉचिंग। Dance with me.